हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र के लिए डेली क्लासेस आ रही हैं चैनल पर, जिसका नाम हमने एम सीरीज़ दिया है। इसके अलावा भी 2 क्लासेस और चला रही हूँ, जिसमें मैं 3000 MCQ का एक क्लास है और जिसमें 2 पार्ट हो चुके हैं और ये 30 प्रश्नों की सीरीज़ में चला रही हूँ। ये इसलिए चला रही हूँ कि आप खुद भी टेस्ट दे पाएँ और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप खुद भी चेक कर पाएँ कि आपको कितना आ रहा है। आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, शारीरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। सुपरवाइज़र के पेपर में 8 ही नंबर के इसके क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी है कि कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। देखो, नोटिफिकेशन आएगा तो जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद आएगा, तो चुनाव के बाद नहीं आएगा। अगर नोटिफिकेशन आना है और रोस्टर में है तो वो चुनाव के पहले ही, आचार संहिता के पहले आएगा। हाँ, ये है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा बहुत कम समय देंगे। न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती है आप उसको सही नहीं मान सकते हैं कि वो न्यूज़ एकदम बिल्कुल सही होगी, क्योंकि न्यूज़ गलत भी आती हैं। और पेपर में एक न्यूज़ आई है कि बड़े एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आपको बता दूं कि ये सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है, वो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बहुत 400 से 500 मैक्सिमम 1000 वैकेंसीज़ के अंतर्गत आती हैं, तो ये कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। तो ये आपको वर्ग 2 के साथ, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन भी आना है तो उसके साथ ही ये आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा कि आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, फिर आंसर दीजिएगा। ये जो 30 क्वेश्चन सीरीज़ है, ये आपके 60 क्वेश्चन में होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का जितना डिटेल आंसर हो सकता है वो मैं आपको कवर करवाऊँगी। पहला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, वृक्क से, यकृत से या आँखों से? आप खुद सोचिए कि डायलिसिस का संबंध किससे होता है। तो देखो, डायलिसिस का संबंध किससे होता है? वृक्क से होता है, जिसको किडनी बोलते हैं। किससे होता है? किडनी से। डायलिसिस का संबंध किससे होता है? डायलिसिस का संबंध होता है किडनी से। अब ये डायलिसिस क्यों होता है? तो रक्त शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रक्त शुद्धिकरण, मतलब रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। इसको अपोहन भी बोलते हैं। डायलिसिस को डायलिसिस भी बोलते हैं और डायलिसिस को अपोहन भी कहते हैं, और ये वृक्क से या किडनी से संबंधित होती है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग उस समय करते हैं जब दोनों किडनी आपस में काम करना बंद कर देती हैं। जब दोनों किडनी काम करना, मनुष्य की जब दोनों किडनी आपस में काम नहीं करती हैं, तो उसके लिए हम जो है कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस का उपयोग करते हैं। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर जो होता है या संपूर्ण ब्लड जो होता है वो वृक्क के माध्यम से ही या किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। और जो मनुष्य होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं शरीर में, उनको बाहर निकलने की जो क्रिया है वो भी वृक्क द्वारा ही होती है। तो आप समझ सकते हैं वृक्क या किडनी का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ मनुष्य में पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पिछले बहुत सारे एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है। तो मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, और इनका जो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ हैं उनको 3 समूहों में बांटा गया है। ये भी बात रखो। एक को बोलते हैं हम संवेदी तंत्रिकाएँ, जो कि 3 जोड़ी होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। एक होती है प्रेरक तंत्रिकाएँ। प्रेरक तंत्रिकाएँ कितनी जोड़ी होती हैं? 5 जोड़ी होती हैं। और एक होती हैं संयुक्त तंत्रिकाएँ। संयुक्त तंत्रिका को हम मिश्रित तंत्रिका भी बोलते हैं, और ये 4 जोड़ी होती हैं। ये भी आपको याद रखना है। संवेदी, प्रेरक और संयुक्त जो कपाल तंत्रिकाओं की जोड़े होते हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। और जो एक कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं ये भी 3 भागों में बटी हुई होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है संवेदी, एक होती है प्रेरक और एक होती है संयुक्त। संयुक्त को मिश्रित भी बोलते हैं। जो संयुक्त और मिश्रित होती हैं वो 4 जोड़ी होती हैं। संवेदी तंत्रिकाएँ जो होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। जो प्रेरक तंत्रिकाएँ होती हैं, जो प्रेरणा देती हैं, वो 5 जोड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। अगला है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? मतलब जो शरीर को उत्तेजना देती है, एड्रिनल ग्रंथि।
एड्रिनल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में एक उत्प्रेरक या उत्तेजना के रूप में काम करती है। एड्रिनल ग्रंथि को और क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि। ये याद रखना, अधिवृक्क ग्रंथि जो है इसका संबंध मानव शरीर में उत्तेजना से है। और जो एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है ये हार्मोन स्रावित, ग्रंथियों से ही हार्मोन का स्रावन होता है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है वो नार एड्रिनलिन और एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? एड्रिनलिन हार्मोन को। जो एड्रिनलिन हार्मोन है उसको क्या बोला जाता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन को पलायन हार्मोन भी बोलते हैं या एड्रिनलिन हार्मोन को संघर्ष हार्मोन भी बोलते हैं। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि पलायन हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं। आपसे बोलें संघर्ष हार्मोन किसे बोलते हैं? तो एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं। दोनों याद रखना। एड्रिनलिन हार्मोन उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिवृक्क हो जाएगा, या अधिवृक्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रिनल। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190190 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं करा है, तैयारी के लिए सेव करवा दीजिएगा। महिला सुपरवाइज़र के लिए ग्रुप बनाया है, जुड़ जाइएगा। एक और ग्रुप हमारा पेड रहता है जो मेरे नोट्स के साथ मिलता है। महिला सुपरवाइज़र के मेरा जो नोट्स है वो 7 बुकलेट आपको नोट्स में मिलती है। इस 7 नोट्स में आपको पूरा सिलेबस कवर रहता है। हैंड रिटन नोट्स रहते हैं, पूरे फ्लो चार्ट डायग्राम सहित रहते हैं। साथ में एक प्रिंटेड प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा जिसमें 3000 प्लस MCQ रहेंगे। बहुत ही शानदार MCQ हैं, प्रीवियस प्रश्नों का कलेक्शन है और हर वो फैक्ट जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो कवर किया है। साथ में मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं, जैसे कि ये मेरी वीडियो, इसकी PDF भी मेरी उसी ग्रुप में जाएगी जो आपको नोट्स के साथ मिलते हैं। उस ग्रुप में भी तैयारी कराई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। अभी 20% का रक्षाबंधन के लिए ये ऑफ़र चल रहा है। लिमिटेड सीट है इसके लिए, जो भी पहले हो जाएगा, जैसे ही सीट कंप्लीट होगी ये ऑफ़र जो है बंद कर दिया जाएगा। तो अगर ये 20% ऑफ़र का आप लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 6260190944 पर। आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। इसकी PDF भी आपको मैं उसी ग्रुप में ट्रांसफ़र कर दूंगी। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? अभी मैंने बताया कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनलिन। किसको? एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है उसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं और जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन एक ऐसा है जिसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं और इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा। इंसुलिन जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी याद रखना, इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में जिंक धातु या जस्ता धातु इंसुलिन में पाई जाती है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं? एड्रिनलिन हार्मोन को बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। और इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये 7 बुकलेट आपको हमारे पैकेज के साथ मिलती हैं। साथ में ये प्रैक्टिस सेट मिलता है और बहुत ही शानदार ये पैकेज है। ये देखिए आप, योजना, संस्थाएं, ये पूरा एक जो टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, बल लाइनर, तीनों इसमें रहते हैं। एक साथ में ये प्रैक्टिस सेट मिलता है 3000 प्लस प्रश्नों का और 1000 वर्ड लाइनर मिलते हैं। इसमें आपका स्वास्थ्य सर्वेक्षण हो, स्वास्थ्य नीति हो, नई नई योजना हो, करंट बजट से संबंधित महिला बच्चों के लिए हो, सब कुछ इसमें कवर रखा है। टेबल चार्ट, थ्योरी, फ्लो चार्ट द्वारा इसको समझाया गया है पूरे नोट्स को। और नोट्स के साथ सबसे महत्वपूर्ण, जो लोग मेरे पहले भी नोट्स ले चुके होंगे MPPSC मेंस, प्रीलिम्स के या पटवारी के, उनको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हमारा ग्रुप इम्पोर्टेंट रहता है। ग्रुप में मैं आपको ऑनलाइन तैयारी कराती हूँ और नोट्स आपको ऑफलाइन घर पे मिलते हैं। तो आप नोट्स से ऑफलाइन घर पे तैयारी कीजिए और ग्रुप के द्वारा आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का एक ज़बरदस्त पैकेज
हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही कम रेट है, 1399 प्लस 100 कोरियर। लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है शुरू के कुछ लोगों को, जो कि ऑफ़र में चल रहा है रक्षाबंधन के लिए। तो आप इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करके भारत में कहीं भी रहते हैं मंगवा सकते हैं। इस तरह से आपको वन लाइनर मिलेगा, नोट्स आपके घर पहुंचेंगे। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आप भारत में कहीं भी रहते हो मिल जाएंगे। ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें एक नियम अधिनियम प्रबंधकीय गुण की बुक रहती है, शारीरिक संरचना, विज्ञान की विकास की अवधारणा, रीजनिंग, कंप्यूटर, संपूर्ण सिलेबस वन लाइनर में शिशु की प्रारंभिक देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, योजनाओं के लिए एक अलग ही बुकलेट बना दी, क्योंकि योजनाओं का एक अलग ही रोल रहता है। तो इसमें ही आपकी गणित हो, रीजनिंग हो, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये साथ में प्रैक्टिस सेट मंगाना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ACT हार्मोन स्नावित होता है। जो ACT हार्मोन होता है वो किससे स्नावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, परावर्तु ग्रंथि से, या अवटु ग्रंथि से, या अग्नाशय ग्रंथि से। तो जो ACT हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि से स्नावित होता है, और ये अग्र पीयूष, जो आगे की पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में ये पाई जाती है, वहाँ से ये स्नावित होता है। और ये जो ACT हार्मोन होता है, जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ACT का फुल फॉर्म क्या होगा? ACT का फुल फॉर्म होगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, और ये अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्नावित होता है, और ये एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? कौन सा हार्मोन इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? तो कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या होता है? जो कार्टिसोल अगर हार्मोन हमारे रक्त में पहुंच जाता है तो ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। कार्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, कार्टिसोल की मात्रा बढ़ गई है, तो कार्टिसोल हार्मोन अगर रक्त में पहुंच जाता है तो रक्त में जाकर ये शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और कार्टिसोल हार्मोन किससे स्नावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ये भी याद रखना, कार्टिसोल हार्मोन किससे स्नावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से स्नावित होता है। और जो कार्टिसोल हार्मोन है वो क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। ये आपसे ये पूछेंगे कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर कौन बढ़ा देता है? तो कार्टिसोल बढ़ा देता है। इस हार्मोन की अधिकता से कुसिंग सिंड्रोम हो जाता है। कुसिंग सिंड्रोम, ये भी आपसे पूछते हैं, किस हार्मोन की अधिकता से कुसिंग सिंड्रोम हो जाता है? कौन सा सिंड्रोम? कुसिंग सिंड्रोम हो जाता है किस हार्मोन की अधिकता से? तो कुसिंग सिंड्रोम किसकी अधिकता से हो जाता है? इसी कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से होता है। तो कौन सा हार्मोन इंसुलिन विरोधी रखता है? कार्टिसोल रखता है। इनके सब आंसर और डिटेल व्याख्या सहित आंसर हमारा जो सुपरवाइजर का पेड ग्रुप है उसमें मैं आपको डाल दूंगी। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतः स्नावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतः स्नावी ग्रंथि की बात की जाए तो पीनियल ग्रंथि। आज मैंने इस ग्रंथि के बारे में ग्रुप में भी बताया है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतः स्नावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, और यह अग्र मस्तिष्क में रहती है। कहाँ रहती है? ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे कि शरीर की तीसरी आँख किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है। जो UPSC है उसने इसका आंसर पीयूष ग्रंथि माना था। पीयूष अगर यहाँ पे होता तो पीयूष होता। पीनियल ग्रंथि मानव की सबसे छोटी अंतः स्नावी ग्रंथि है। इसे शरीर की तीसरी आँख कहा जाता है, और यह जैविक घड़ी की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? जैविक घड़ी की तरह। पीनियल ग्रंथि कैसे काम करती है? जैविक घड़ी की तरह करती है, और इसके द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन स्नावित होता है जो निद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण दीजिए जो कि हार्मोन के रूप में काम करता है। तो हार्मोन के रूप में काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन काम करता है? तो हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन काम करता है, और यह एक स्तनपायी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी का स्तनपान में दुग्ध का विकास करता है और मातृत्व गुणों का विकास करता है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या हो
जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक स्तनपायी हार्मोन है और ये स्तनपान मातृत्व गुणों का विकास करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय है और यह एक गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है जो अमाशय के पीछे होती है। और ये अग्नाशयी ग्रंथि का वही स्नावी भाग जो होता है, बाहरी जो भाग होता है, वो पाचक रस का स्नावन करता है। अग्नाशयी ग्रंथि में अग्नाशयी कोशिकाएं भी होती हैं, जिसे हम लेगरहैंस की कोशिकाएं, अगर आपने बायो स्ट्रीम से होंगे तो आपको पता होगा कि लेगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम बीटा कोशिका, इंसुलिन और गामा कोशिका से संबोधित करते हैं। अगला है, वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप को स्थायी रखती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी याद रखना। हाइपोथैलेमस कहाँ का भाग है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है और हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग है। यह इसमें अंतःस्नावी गुण होते हैं और यह तंत्रिका तंत्र व अंतःस्नावी तंत्र के बीच की एक प्रमुख योजक कड़ी है। यह शरीर ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा का नियंत्रण करता है। तो कौन सी ग्रंथि जो शरीर का ताप रखती है, स्थायी रखती है? हाइपोथैलेमस है। और ये और क्या करती है? भूख प्यास का भी नियंत्रण करती है, शरीर का ताप भी नियंत्रण करती है। तो ये आपको याद रखना है। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये शरीर की वृद्धि भी करती है, हड्डियों की वृद्धि भी करती है। इस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है तो भीमकायत्व या एक्रोमेगली रोग हो जाता है। पीयूष ग्रंथि की में अधिकता से क्या हो जाता है? भीमकायता हो जाती है या एक्रोमेगली रोग हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर ये कम हो जाता है तो बौनापन आ जाता है, जिसको डॉर्फिज्म भी बोलते हैं। स्त्रियों में रजोनोवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन नहीं। स्त्रियों के मासिक चक्र की जो प्रक्रिया में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। और रजोनोवृत्ति किसको बोलते हैं? जब मासिक चक्र खत्म हो जाता है, इसके पश्चात क्या हो जाता है? इसके पश्चात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्नावन बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, जो लोग ने भी मेरे नोट्स लिए हैं और जो लोग भी ग्रुप से जुड़े हैं, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप लोग ने अगर मेरे नोट्स लिए हैं और मुझ पे भरोसा जताया है, तो ये बात ध्यान रखिए, आपकी इतनी बढ़िया तैयारी में नोट्स के माध्यम से तो आपकी होगी, जो आपके पास पहुंचेंगे। जो आपको ग्रुप दिया जा रहा है, जो ग्रुप आपको एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करेगा, वहाँ भी मैं आपको इसकी बेहतरीन तैयारी करवा दूँगी और नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा उसकी स्पीड में और ज़्यादा बढ़ा दूँगी। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बस ये सोचिए कि जो मैं दे रही हूँ वो ज़रूर आप लोग करते जाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसमें से आप लोगों से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आप मुझे बताते जाइए। इनमें से कौन सा दुग्धजनक हार्मोन है जो दुग्ध स्नावन करता है? LTH हार्मोन, जिसको लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर लैक्टो से संबंधित कोई भी चीज़ है तो वो दुग्ध हार्मोन ही कहलाता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या है? दुग्धजनक हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। LTH क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन है और ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होता है। शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध का स्नाव जो करता है वो यही हार्मोन करता है। एक होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये शरीर में जल के संतुलन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन को उद्दीप्त करता है? पुरुषों में शुक्र जनन को उद्दीप्त करता है FSH हार्मोन, जिसको बोलते हैं फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। ये पुरुषों में शुक्र जनन और स्त्रियों में अंडोत्सर्ग को उत्प्रेरित करता है। और एक होता है LH को बोलते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। और यह हार्मोन नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्नाव को प्रेरित करता है। LTH जो होता है वो इससे एक अलग प्रकार होता है और FSH और जो LH होता है वो गोनेडोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। एक GTH उसके ही दो प्रकार
होते हैं। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से जड़ वामनता हो जाती है, जिसको क्रिटिनिज़्म भी बोलते हैं, और इसको जड़ वामनता रोग होते हैं। इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? यौवन अवस्था के बाद इस हार्मोन की कमी से मिक्सिडेमा नामक रोग भी हो जाता है। ये कब हो जाता है? जब आप युवा अवस्था में पहुंचते हैं। और बच्चों में क्या हो जाता है? जड़ वामनता। और यही अगर बच्चों की जगह युवा अवस्था की पूछते तो मिक्सडेमा हो जाता। मिक्सडेमा कब हो जाता है? जब युवा अवस्था होती है तब मिक्सडेमा हो जाता है। और जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक हो जाता है तो गोइटर नामक रोग हो जाता है। ये वाला किसके कारण होता है? जब अधिकता हो जाती है तो गोइटर नामक रोग हो जाता है। तीनों याद रखिएगा। अगला है आयोडीन युक्त हार्मोन इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? थायरॉक्सिन जो है आयोडीन युक्त तो एक अमीनो अम्ल है, और इसका स्नावन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, और इसको जो स्टिमुलेट करता है वो TSH या थायरोट्रोपिन करता है। अगला है कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल हार्मोन को कहते हैं लड़ो और उड़ो या फाइट एंड फ्लाई हार्मोन बोला जाता है। और ये एड्रिनल हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये डर, मानसिक तनाव जब ज़्यादा होता है तब ये स्रावित होता है। और इसको पैराथ हार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी बोलते हैं। कौन सा? कॉलिप हार्मोन भी इसको बोला जाता है। अगला है पित्त का संचय किस में होता है? पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, और यकृत द्वारा होता है। पित्ताशय में यकृत के द्वारा होता है। देखो, संग्रह अगर संचय बात कर रहे हैं तो संचय मतलब संग्रहण पित्ताशय में होगा। और आपसे पूछें स्नावन कहाँ होता है, तो स्नावन होता है उसका यकृत में। स्नावन यकृत में होता है, और संचय कहाँ होता है? संचय पित्ताशय में होता है। और ये पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्नावन करती है? तो स्नाव पीयूष ग्रंथि करती है। एक सेकेंड। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्नावन करती है? तो पीयूष ग्रंथि इसका स्नावन करती है। और इसके अतिरिक्त वृद्धि हार्मोन जो होते हैं वो भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्नावित होते हैं। और दूध, गाय और भैंस में भी दुग्ध का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीटोसिन का ही उपयोग किया जाता है। और इसे जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है इसको प्रेम या आलिंगन का हार्मोन भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन बोलते हैं? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।